हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 10, 10वां व्याख्यान। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम गति के समीकरणों का निर्माण कर रहे थे, गति के समीकरण प्राप्त किए थे ग्राफ विधि से। और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि बच्चों अब हम इन्हीं गति के समीकरणों को प्राप्त करेंगे, किससे? समाकलन विधि से। तो समाकलन विधि से उन समीकरणों को प्राप्त करने से पहले बच्चों आपको समाकलन आना चाहिए, और समाकलन आने से पहले अवकलन आना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों आज हम पहले अवकलन सीख लेते हैं कि अवकलन है क्या। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों अवकलन। तो स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक से। तो अवकलन दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आज ये डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे, और इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, अक्सर आ जाते हैं कि किसी कण का विस्थापन संक्षेप में ही लिखूंगा बच्चों, फिर बाद में कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगे, आपको रोचक लगे कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा। सुने कि एक सरल रेखा में गति करते हुए किसी कण का विस्थापन x बराबर 5t² + 6t + 3 इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो से व्यक्त किया जाता है। तो इस कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, या t बराबर 10 सेकंड पर, t बराबर 10 सेकंड पर हमें उस कण के वेग का मान बताइए, वेग पूछा हो, और त्वरण का मान बताइए 10 सेकंड पर, यानी इंस्टेंटेनियस पूछा है, तात्क्षणिक वेग पर्टिकुलर टाइम पर पूछा है बच्चों। इसका मतलब तात्क्षणिक वेग पूछा है और तात्क्षणिक त्वरण पूछा है, ये पूछे हैं आपसे। प्रारंभिक वेग भी पूछ लिया, प्रारंभिक शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रारंभिक वेग भी बताइए। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। तो आपको पता है जैसे वेग निकालना है, ये विस्थापन दे रखा है सवाल में कि किसी कण का विस्थापन इस व्यंजक से दिया जाता है। तो आपको पता है कि वेग कितना होता है, वेग v बराबर dx/dt। तो यहाँ देखो अवकलन की जरूरत पड़ गई। इस समीकरण का अवकलन करके हम dx/dt निकाल लें तो वेग मिल जाएगा। तो अभी नहीं करा रहे इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ बच्चों के आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, जो व्यंजक दिया होगा, उसमें बहुत इसी टाइप के टर्म होंगे। 5t² है, कहीं 6t³ हो गया, कहीं -5t हो गया, कहीं +10 हो गया, इसी टाइप का व्यंजक दिया होगा। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं दिए होंगे कि sin x दिया हो, या e⁻x दिया हो, या log x इसमें दिया हो, ऐसा नहीं होगा। तो अवकलन बहुत बड़ा है बच्चों। अगर मैं 1 महीने आपको यहाँ पढ़ाता रहूँ तो 1 महीने में आपको पूरा अवकलन नहीं सिखा पाऊँगा। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बायो ग्रुप से पढ़ रहे हैं, उनको पूरा अवकलन सीखने की जरूरत ही क्या है। आज मैं केवल उतना ही सिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बचेगा नहीं, आप उसको हल कर दोगे, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि सर ने आज जो पढ़ाया उतना ही होता है अवकलन। मैं ज़्यादा क्यों कंफ्यूज करूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अवकलन को। उतना ही पोर्शन पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हमें 4 रोटी की भूख है तो बच्चों 4 रोटी खाएंगे, 5वीं खाने की कोशिश मत करो। तो देखें अवकलन। तो अवकलन सीखने से पहले बच्चों हमने एक बात बताई थी कि जो राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां। अचर राशियां जिनको हम कांस्टेंट्स कह देते हैं, और चर राशियां वेरिएबल्स जिनको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अब
चर राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर राशि नहीं लिख रहा बच्चों में, समझ जाओगे, और एक आश्रित चर। यानी स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आश्रित चर हो गया डिपेंडेंट यानी निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र चर क्या है, आश्रित चर क्या है। यहाँ पर देखें, समय वेरिएबल है, चर राशि है, यानी जिनका मान बदलता है बच्चों। वेरिएबल का मतलब चर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं बच्चों, जिनका मान किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं कर रहा, वो जितनी है उतनी ही रहेंगी। जैसे आपने गणित की संख्या लिख दी 3, तो 3 आपने लिख दिया तो 3 फिक्स है बच्चों, ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं फिजिक्स में, वो A, B, C, D, K इस टाइप से प्रदर्शित किए जाते हैं। कांस्टेंट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता होगी। तो हम ये कहना चाह रहे थे, ये तो अचर राशियाँ हो गई। अब चर राशियाँ दो प्रकार की हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। अब यहाँ पर देखें, टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता। अभी मान लीजिए कितने बजे हैं मेरी घड़ी में, अभी बच्चों 5 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 6 बजेंगे, फिर 1 घंटे बाद 7 बजेंगे, फिर 1 घंटे बाद 8 बजेंगे। यानी समय किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे गर्मी पड़ने लगे, चाहे सर्दी होने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, स्वतंत्र चर, और बदल भी रहा है। कभी 4 बजते हैं, कभी 5 बजते हैं, समय बदल रहा है बच्चों। तो ये वेरिएबल है। x का मान भी बदलेगा जब t का मान बदलोगे। जैसे t की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो x का मान आ जाएगा 3, ये 0, ये 0। t की जगह 1 रखूँ तो कितना आएगा, 5 यहाँ से मिले, 5 और 6 11 और 3 14 आ गया। यानी x का मान भी बदल रहा है t के मान के अकॉर्डिंग। तो x का मान किस हिसाब से बदल रहा है, जिस हिसाब से आप t बदल रहे हैं। तो x का मान निर्भर कर रहा है t पर। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर टाइम तो हो गया स्वतंत्र चर, इस इक्वेशन को देखें तो टाइम हो गया स्वतंत्र चर और x हो गया आश्रित चर। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं नीचे के लेवल से लेके चल रहा हूं बच्चों। तो अब देखें, यहाँ पर ये x जो है समय का फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, फलन, फंक्शन। और फंक्शन क्या है, जब किसी एक राशि के निश्चित मान के लिए दूसरी राशि का मान निश्चित होता है। एक राशि के निश्चित मान के लिए, जैसे t का मैं कोई एक निश्चित मान रख दूं, जैसे अभी मैंने 1 रखा t का मान, तो x का मान कितना आया था, 5 और 6 11 और 3 14 आया था बच्चों। ठीक है, निश्चित मान मिला। t का मान 0 रख दूं तो x का मान 3 आया था, यानी 0 के लिए 3 निश्चित हो गया। तो किसी एक निश्चित राशि के लिए जब दूसरी राशि के निश्चित मान प्राप्त होते हैं तो पहली राशि जो है, तो ये राशि इस राशि का क्या कहलाएगी, फंक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, x का मान समय पर निर्भर कर रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, x का मान समय पर निर्भर कर रहा है, यानी समय के निश्चित मान के लिए x के निश्चित मान है, तो हम ये कह सकते हैं कि x वेरिएबल t वेरिएबल का एक फंक्शन है, एक फलन है। तो यहीं से अवकलन की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, आपके काम की बात बता देता हूँ बस। अब मैंने यहाँ लिखा कि x समय का फलन है, तो कोई भी राशि किसी का फलन हो सकती है। बात समझ रहे हैं, कोई भी एक राशि किसी दूसरी राशि का फलन हो सकती है, जरूरी नहीं x और t होंगे। जैसे मैंने लिख दिया y बराबर fx, y बराबर, क्योंकि ऐसा लिखा मिलेगा तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए समझा रहा हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है कि y x का एक फलन है, यानी यहाँ x के मान पर निर्भर कर रहा होगा। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है,
y बराबर एफ एक्स है तो कुछ भी हो सकता है, y की जगह यानी x का फंक्शन है, ये हो सकता है 3x² प्लस 2x माइनस 5, या y बराबर ये हो सकता है 3x प्लस 2, या y बराबर हो सकता है log x प्लस sin x, यानी x के पदों में y का मान है। तो कोई सा फंक्शन हो, जो अवकलन के नियम लगेंगे वो हर एक फंक्शन के लिए लगेंगे, फंक्शन कैसा भी हो। तो अवकलन को सीखना है तो पहले फंक्शन को आप सीख चुके होंगे, यानी ये भी क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये भी क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो मैंने लिख दिया वो भी y क्या है, x का एक फंक्शन है। तो इस बात को संक्षेप में एब्रीविएशन इस तरीके से लिख देते हैं बच्चों। बात समझ रहे हैं ना? आज बच्चों गर्मी कितनी है, लगता है दोबारा बारिश होने वाली है। हाँ बच्चों, तो फंक्शन सीख गए आप? हाँ बच्चों, हमने चर राशियाँ दो प्रकार की बता दी। अभी अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने अचर राशियों के प्रकार तो बताया नहीं बच्चों। तो देखो, जैसे चर राशियाँ हमने दो प्रकार की लिखी, वैसे ही अचर राशियाँ भी, अब देखो यहाँ लिख जाएंगे, अचर राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है निरपेक्ष चर, निरपेक्ष चर, और एक स्वेच्छ चर, स्वेच्छ चर नहीं अचर। अब तो अचर का प्रकार बता रहे हैं, निरपेक्ष अचर और निरपेक्ष अचर राशि और स्वेच्छ अचर राशि। होता क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट्स हमने दो प्रकार से बता रहे हैं। तो ये है तो कांस्टेंट, राशि बदल नहीं रही है, लेकिन दो प्रकार से। कैसे? निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसे कहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखें, हमने एक निरपेक्ष अचर की बात कर रहे हैं, ऐसी अचर, ऐसी राशि जिसका मान किसी भी गणितीय प्रक्रिया में न बदले, चाहे आप लॉग ले रहे हों, चाहे अवकलन कर रहे हों, चाहे समाकलन कर रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हों, अगर वो राशि बदल नहीं रही है तो वो निरपेक्ष अचर कहलाती है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जैसे जो गणित के अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये कभी नहीं बदलेंगे बच्चों, कांस्टेंट हैं। √3 अंडरवुड की संख्या हो या घन की संख्या हो या पाई हो, पाई का मान 22/7 ही रहेगा, चाहे इसको फिजिक्स में यूज़ करना, चाहे केमिस्ट्री में यूज़ करना, चाहे किसी भी प्रयोग में, भिन्न भिन्न प्रयोग में। ये नहीं कि हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो पाई का मान कुछ होगा, हम कोई दूसरा प्रयोग करने लगे तो पाई का मान कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये नियत है, फिक्स है, तो ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब आते हैं स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर कौन से होंगे? स्वेच्छ अचर वो राशियां हैं जिनका मान नियत तो रहता है, लेकिन एक ही क्रिया में नियत रहता है। अगर आप क्रिया बदल देते हैं, अगर आप संदर्भ बदल देते हैं, तो उसका मान बदल जाता है। जैसे हमने ये कहा कि इसे हटा दूं बच्चों, कोई आवश्यकता नहीं है, इसे तो हम समझ गए होंगे इस बात को। जैसे हमने ये कहा कि एक सरल रेखा की समीकरण होती है y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ देखें बच्चों, चर राशियाँ कौन कौन सी हैं? y और x, ठीक है। इसमें चर कौन कौन से हैं? यहाँ लिख दूँ, चर कौन कौन से हैं? x है और y है। x हो गया, x कौन सा है? स्वतंत्र चर, और y इस पर डिपेंड कर रहा है, वो आश्रित चर। ये दोनों चर हो गए। m और c ये हो गए अचर। लेकिन अब ये कैसे अचर हैं? ये बच्चों क्या है? एक सरल रेखा की समीकरण है, जो कि ऐसे xh और yh ये होते हैं। xh और yh लाइन अच्छी होगी बच्चों, सीधी कर लें। y बराबर mx प्लस c, तो m और c कांस्टेंट हो गए। लेकिन कब? जैसे हमने ये रेखा खींची, ये रेखा खींच दी बच्चों,
तो इस रेखा की समीकरण ये हो गई y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, जिसकी प्रवणता कितनी है, जो जितना कोण बना रही है x अक्ष के साथ वो प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा। चलिए ये आपको पता हो या ना हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये मैंने कोई सी एक रेखा खींची, बात समझना ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो ये उस रेखा की समीकरण है जो y अक्ष पर सी अंतःखंड काटती है। ये अगर हमने लिख दी y बराबर 3x प्लस 4, तो इस रेखा के लिए m का मान कांस्टेंट हो गया 3, c का मान कांस्टेंट हो गया 4। चाहे रेखा इतने हिस्से को देखो, चाहे इतने को, चाहे रेखा को आगे बढ़ा दो, चाहे कहीं आगे तक ले जाओ, इस रेखा के लिए m 3 रहेगा और c 4 रहेगा। बात समझ रहे हैं? आपने शायद रेखा पढ़ी हो, नहीं तो गणित में पढ़ेंगे, केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं रेखा ही बदल दूं तो m और c के मान बदल जाएंगे। अब मैंने समीकरण लिख दी, अब मान लो मैंने दूसरी लाइन खींच दी ये वाली, तो इस लाइन के लिए m अलग होगा, लेकिन पूरी लाइन के लिए यानी क्रिया बदल गई, यानी मैंने संदर्भ ही बदल दिया, मैंने लाइन ही बदल दी, तो m अब अलग आएगा, c और अलग आएगा। तो अब आप कहेंगे तो सर वेरिएबल हो गया, वेरिएबल नहीं हुआ, एक क्रिया में तो कांस्टेंट रहा, मैंने रेखा बदल दी तब m और c के मान बदल जाएंगे। जैसे मैंने रेखा ही बदल दी, y बराबर 3x प्लस 4 की जगह लिख दी y बराबर 2x माइनस 3, तो m 2 हो गया बच्चों और c माइनस 3 हो गया। लेकिन इस रेखा के लिए जो भी ये रेखा है जो x अक्ष पर ऋणात्मक अंतःखंड काट रही है, अब तो इस रेखा के लिए m 2 हो गया, c माइनस 3 रहा, लेकिन अब ये इतना ही रहेगा इसके लिए। तो ये होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ इस रेखा के लिए m और c कैसे हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए इस समीकरण में। चलिए खैर बच्चों, अब वेरिएबल्स सीख चुके, आप फंक्शन सीख चुके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों कि अवकलन कैसे करते हैं। अभी तो हमने भूमिका बनाई, ठीक है ना, तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अवकलन। तो जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए y x का कोई फलन है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हम निकालेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखा जाता है y का x के सापेक्ष, ध्यान से समझना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखेंगे dy ओवर dx। y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये एक संकेत है बच्चों अवकलन का, dy ओवर dx, यानी हमने y का अवकलन किया और उस पर ऑपरेटर क्या लगाया, d ओवर dx। तो एक तरीके से d ओवर dx तो एक ऑपरेटर है, संकारक है जो क्रिया कर रहा है। जैसे आप लॉग लगा देते हैं, 3 के आगे लॉग लगा दिया, तो लॉग एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो d ओवर dx एक क्या हुआ, ऑपरेटर, संकारक। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, dy ओवर dx निकालेंगे। ये बच्चे ही गलती करते हैं, ध्यान से समझते चलें, ठीक है ना। y का कर रहे हैं x के सापेक्ष, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), जैसे ऐसे दिया हो कि y बराबर x³ प्लस 5x, ऐसे दिया हो तो x का फलन हो गया। इस टाइप के सवाल दिए होंगे, कोई भी x का फलन दिया होगा, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, dy ओवर dx, यानी dy ओवर dx। y का किया है ना बच्चों, और y क्या है, f(x), तो dy ओवर dx, ये जो dy ओवर dx है ये कहलाता है अवकल गुणांक, अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बात समझिए बच्चों,
अब डी वाई, अब आप कहेंगे कि सर कहीं डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है, कहीं डी यू बटे डी टी आ जाता है, कहीं डी यू ओवर डी वाई आ जाता है, कि हमारे पल्ले नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बच्चों? जिसका निकाल रहे हो वो, और नीचे क्या लिखोगे? जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो वो। तो एक तरीके से ये जो अवकलन है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों? जैसे हमने वेग लिखा डी एक्स बटे डी टी, तो अवकलन ये बताता है कि एक राशि के परिवर्तन के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर क्या है। परिवर्तन की दर को बताता है एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में। तभी तो कहते हैं समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ dx बटे dt का मतलब dt बदलने से dx कितना बदल रहा है? समय में वृद्धि हो रही है लगातार, तो समय बदलने से विस्थापन कितना बदल रहा है, वही उसकी जो दर है, वही डिफरेंशिएशन है, वही अवकलन है, और वही किसको बता रही है? वेग को। और ऐसे ही आपने त्वरण पढ़ा है, त्वरण बराबर dv बटे dt हो जाता है, यानी v का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये बता क्या रहा है? त्वरण को, यानी समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या है। ये सिंबल क्या बता रहा है? समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन है, उस परिवर्तन को बता रहा है, और वही त्वरण हो जाता है। तो बच्चों कंफ्यूज न हो, जैसे y बराबर एफ एक्स है तो हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा डी वाई ओवर डी एक्स होगा। अगर x, हम ये कहें x फंक्शन है t का, x फंक्शन है t का, जैसे ये लिखा है x यहाँ पर t का एक फंक्शन है, ये इक्वेशन जो लिखी है, तो x बराबर एफ टी है, तो यहाँ क्या करेंगे? x का, यहाँ क्या लिखेंगे? x का t के सापेक्ष, अभी अवकलन सिखाया नहीं है बच्चों, अभी तो बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग समझा रहा हूँ। अरे यार मैं समझा भी, x का ये लिख रहे हैं, x का, आगे की बात लिख जाते हैं कि यहाँ x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालोगे, आपको क्या निकालोगे बच्चों? अब x का कर रहे हैं तो ऊपर लिखा dx, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के, तो नीचे हो गया dt, यानी ये निकलेगा। अब जो भी आएगा वो dx ओवर dt होगा। यहाँ जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो dy ओवर dx होगा। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हम करते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे ही मान लो ये लिखा हो कि s विस्थापन फंक्शन है, विस्थापन को s से लिख दें, अभी विस्थापन लिख दिया x से, अब विस्थापन को अगर s से लिख दें और वो फंक्शन है t का, इसी सवाल में मैं x की जगह s लिख देता यहाँ, तब क्या होता है? इससे क्या निकलता? ds बटे dt, s का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम क्या निकालते? ds ओवर dt निकालते। अब कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने अवकलन गुणांक को कैसे लिखें, क्या निकाल रहे हैं, वो बात बताई है, तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे सिखाएंगे, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, आपकी फिजिक्स की बुक में इस टाइप के जो न्यूमेरिकल दिए होंगे उनको हम हल कर सकें उतना ही सिखाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं, एक दो ही सूत्र बताऊंगा, बहुत सूत्र हैं बच्चों, लिखते लिखते थक जाओगे। एक पतली सी नोटबुक भरी आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखने में। तो चलिए, जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पर अगर फंक्शन ऐसा है, तो अब देखिए हम ये मान लेते हैं पहली बार, अगर y बराबर x की घात n है तो यही लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy ओवर dx, इसका ये सूत्र है, ये याद रख लें। कैसे निकालते हैं? इस टाइप का कोई फंक्शन आ गया, उस वेरिएबल में कांस्टेंट की कोई घात होगी, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखें, n तो क्या है? अचर, कांस्टेंट, जैसे x³ हो सकता है, x² हो सकता है, और x है वेरिएबल यानी चर। y और x दोनों ही क्या है? चर। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन चर राशियों के बीच ही होता है बच्चों, तो dy ओवर dx निकाला। तो इसका तरीका क्या है? एक सूत्र है इसका, इसी का सूत्र याद कर लो, सारे सवाल हो जाएंगे, एक दो बातों सीख लेना।
तो जो घात है बच्चों उसको लिख लो पहले। कितनी आसान बात, ध्यान से सुनना। कितनी घात है x पर n की, तो मैंने n लिख दिया पहले, फिर लिख दिया x। अब मैं n यहाँ ले आया, तो आप ऐसे मान लें कि यहाँ n का एक बंडल था, उसमें से एक n मैंने धर ले ली, तो एक n कम कर दो, एक घात कम कर दो, ऐसे मान लो। समझने का तरीका, जितनी घात है उतनी घात पहले लिख लो, और फिर x पर जो घात पहले थी उससे एक कम कर दो, सीख गए अवकलन। कैसे? जैसे मान लो ये बना एक फॉर्मूला। क्या बना बच्चों? एक फॉर्मूला। तो ये मैंने क्या बना दिया? ट्रिपैडियन, संलग्न बना दिया। चलिए खैर छोड़िए। तो जैसे y बराबर x की घात n था, तो सवाल ये हो सकता है कि y बराबर x क्यूब है, तो इसका अवकलन कीजिए। तो आप क्या करोगे बच्चों? इधर वेरिएबल y है, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही तो लिखेंगे, वो बार बार नहीं, मैंने इसीलिए नहीं हटाई है, यही बात लिखोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या मिलेगा? dy ओवर dx। अवकल गुणांक कैसे लिखेंगे? dy ओवर dx से बराबर। अब लगा दीजिए यही सूत्र। क्या बताया कि जो घात है पहले लिख दो, पहले लिख दी, फिर x जो भी वेरिएबल है, x हो, t हो, u हो, जो भी हो, तो अब x पर इसमें से एक कम कर दो। एक कम करना नहीं जानते हो? 3 है, 3 में से एक कम करोगे 2 ही तो रह जाएगा बच्चों, 3-1 तो 2। ये हो गया उत्तर। देखो कितना आसान है। अब यही ऐसे भी लिखा हो सकता था कि x बराबर t क्यूब। देखो ऐसा ही है, इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। वेरिएबल के नाम बदल दिए, पहले रामलाल थे, अब श्यामलाल हो गए, जो मोहनलाल थे वो प्यारेलाल हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे? x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये न सोचें, तो बच्चे कुछ कमजोर भी हैं, तो उसी स्तर से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि ये तो सर आपने x के लिए बताया था सूत्र। x तो बच्चों चर है, चर है। चर को तो हम किससे भी लिख सकते हैं, x से, y से, z से, t से, u से, v से, तो नियम तो वही रहेगा। अब यहाँ x बराबर t क्यों है, तो अवकलन गुणांक जो पहले dy ओवर dx था, अब x का t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा dx बटे dt। अब इसका अवकलन वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया। घात पहले लिख दो, जो भी वेरिएबल है वो लिख दो, उस पर जो घात पहले थी उससे एक कम कर दो, तो 3t²। तो नियम तो यही लगाया, चाहे बाबूजी x लिखे हों, चाहे t लिखे हों, चाहे u लिखे हों। x बराबर u क्यों लिखा होता, तो dx बटे du निकाल लेते, कंफ्यूज न हो, यहाँ भी वही नियम लगाते। भाई जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो नीचे है, तो उसी को वेरिएबल मान के चलोगे, उसी में नियम लगेगा ये, तो 3u² हो गया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। तो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे दूसरा नियम बताएंगे, इसको नहीं हटाऊंगा। कुछ बच्चे और कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने सूत्र बताया कि y बराबर x की घात n हो, तो dy ओवर dx इतना हो जाता है, और सर बुक में ऐसे लिखा है कि d ओवर dx ये ऑपरेटर है, इसका x की पावर n बराबर nx n-1, ऐसे लिखा है सर सूत्र। आपने ऐसे लिखा और बुक में ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये और ये एक ही बात है बच्चों। जैसे हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, dy ओवर dx, यानी y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, और y है क्या? x की घात n। तो यहाँ y की जगह बच्चों x की घात n ही तो लिख दिया, क्या गलत हुआ? यहाँ y बराबर x की घात n है, तो यहाँ y d ओवर dx तो ऑपरेटर रहा, y की जगह x की घात n। इसका मतलब x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है। अब मैं ऐसे ही लिख दूंगा बहुत सारे सूत्र, आप समझ ऐसे ही आएंगे। जब इक्वेशन के रूप में दिए होते हैं तो कैसे निकालते हैं वो समझ गए, और यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटर लगा करके डायरेक्ट सूत्र सीधे सीधे लिख दिए हैं कि x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष इतना, समझिए। ऐसे ही d ओवर dx अगर कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाता है। अगर कांस्टेंट का अवकलन करें
तो कितना हो जाता है 0। डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट, सी क्या है अचर, यहाँ पर सी क्या है अचर, कॉन्स्टेंट है। ये पहली बात हुई, ये दूसरी बात हुई। इसका मतलब क्या है कि जैसे y बराबर दिया है 3, तो dy ओवर dx निकालो, तो dy ओवर dx 3 का 3 कॉन्स्टेंट हुआ और कॉन्स्टेंट का 0 होता है तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट होगा उसका कितना हो जाएगा 0। दूसरा नियम याद रखेंगे, x की घात n का nx की पावर n माइनस 1 और कॉन्स्टेंट है तो 0। अब तीसरी बात सीखें, अगर y किसी फंक्शन के साथ लगा हुआ है, जैसे c इंटू एफ एक्स, सी इंटू एफ एक्स या u, u क्या है यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, c किसी वेरिएबल के साथ गुणा में है, तब इस c का क्या करेंगे, तो c बच्चों जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। जैसे y बराबर सी यू और u फंक्शन है x का, तो y का हमें x के सापेक्ष करना है, y का x के सापेक्ष, आगे डॉट डॉट क्लिक कर देता हूँ, लिख लेंगे, अब सीख गए हो अवकलन करने पर, ये लिख लेना। तो क्या निकालेंगे dy ओवर dx, तो जो कांस्टेंट है उसको वैसा ही लिखा रहने दो, मत छेड़ो। अब शून्य नहीं होगा, अकेला होगा तब उसका अवकलन शून्य होगा। किसी वेरिएबल के साथ अगर गुणा में है तो वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, ठीक है ना, उसको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। एक गाना याद आ रहा है इस बात पर, यार एक तुक बन गई कि जैसा है वैसा ही रहने दो, एक गाना सुना। चलिए छोड़िए, तो अब u का कर देंगे अवकलन, u का x के सापेक्ष du ओवर dx, ये नियम बन गया है। यानी कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट उसी के साथ बना रहेगा और वेरिएबल का अवकलन हो जाएगा। अभी बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, और एग्जाम्पल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे y बराबर लिखा है बच्चों 3x², तो सर हम x² का तो कर लेते हैं, ये अब अकेला देखो, अकेला 3 होता, y बराबर 3 तो अवकलन 0 आ जाता। लेकिन अब इस 3 का कुछ नहीं करोगे क्योंकि और जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो लैंडिंग हो। जो 3 है वो चर के साथ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो वही बात लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना। तो dy ओवर dx, इसका अर्थ हुआ कि 3 को तो रहने दो, कुछ मत करो, अब इंटू है इंटू लगा दो, x² का कर दो, और x² का कितना होगा बच्चों, इस सूत्र से अभी मैंने बताया, जैसे d ओवर dx x² का करें d ओवर dx, तो कितना होगा, घात पहले लिखेंगे और एक घात कम कर देंगे, तो 2 में से एक कम किया, एक रह गया, और एक घात को लिखते नहीं है तो 2x आ गया। तो x² का अवकलन कर दिया, उसे नहीं छेड़ा, x² का कितना हो गया 2x, तो आंसर आ गया 6x। ये बात ध्यान रखना, ये नियम तीसरा ध्यान रखना कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका अवकलन शून्य होता है, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा है तो वो उसके अवकलन के साथ भी लगा रहता है। 3 हमने हटाया नहीं, बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब चौथी बात समझें कि अगर हमारे पास 2 पद हैं, y बराबर u प्लस b, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, तब क्या करें, तो बच्चों इसका अवकलन इन दोनों पदों को भी अवकलित कीजिए प्लस में। जैसे y बराबर u प्लस b, u और b यहाँ पर क्या है बच्चों, u और b हैं x के फलन, यहाँ पर इनकी ये तो सूत्र बना रहे हैं ना, यहाँ दोनों वेरिएबल मतलब यहाँ पर 2 पद लिखे होंगे, तो dy ओवर dx कैसे मिलेगा, इसका करो अलग, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर इसका कर दो db ओवर dx। अभी उदाहरण से समझाता हूँ, जल्दी से नोट करें पहले इसको। जैसे उदाहरण से समझें इस 4th पॉइंट को,
कि जैसे y बराबर दे रखा है 3x² माइनस 5x, या पहले प्लस कर लें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, या 5x3, ठीक है। तो देखें इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ठीक है। तो इसका अवकलन होगा प्लस इसका भी अवकलन होगा, तो y का x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करने पर लिख लेना। तो क्या ऑपरेटर में, तो सॉरी अवकलन गुणांक क्या मिलेगा, dy/dx बराबर 3x² का करिए, अभी नियम बताए, अब वो नियम वही लगेंगे जो पीछे बताए। कांस्टेंट है वेरिएबल के संग तो वही बना रहेगा, 3 × x² का अभी बताया था मैंने, ये बताया था 2x हो जाता है, ठीक है। इसका हो गया, इसका खेल खत्म इस पद का। अब आगे आ गया प्लस, तो प्लस लगा दो, इसका भी कर दो, इसमें भी वही नियम लगाओ। कांस्टेंट वेरिएबल के संग है तो 5 का 5 लिखा इनटू x³ का कितना होगा, घात पहले लिखते हैं 3 और x², ये तो सीख गए ना, x की घात वाले जितने होते हैं घात पहले लिखो और एक घात कम कर दो, तो यही तो हुआ। ये दूसरे पद का भी हो गया। एक और होता माइनस करके तो माइनस करके उसका भी कर देते, एक और होता तो उसका भी कर देते, समझ गए नियम। तो dy/dx कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 6x प्लस 15x², ये तो आंसर आ गया। अवकलन गुणांक ये हो गया, बात समझ रहे होंगे। आसान उदाहरणों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप की प्रैक्टिस करते रहना सवालों की। तो ये नियम आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। अब गुणा का भी होता है कि दो वेरिएबल गुणा में हों, u/v, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। वहाँ तक मत जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे। हमें इसी टाइप के क्वेश्चन हल करने हैं जिनमें इन्हीं सूत्रों से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हम बहुत गहराई में क्यों जाएं। लेकिन जो बच्चे अलग से कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मैं कुछ सूत्र यहाँ लिख दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए यहीं तक काफ़ी है। एक बात और बतानी थी बच्चों कि डायरेक्ट जैसे y बराबर x हो तो dy/dx कितना होगा। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ बच्चों, नियम नई बात नहीं बता रहा, मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि y बराबर x की घात n से ही लगाओ। यहाँ घात कितने की है, x पर 1 की है, लिखते नहीं है तो 1 लिख दिया पहले, इंटू x की घात 1 कम कर दी। चलो थोड़ी देर के लिए लिख दूँ मैं, y बराबर x है, इसका मतलब क्या है कि y बराबर x की घात 1 है, यही तो मतलब है इसका। तो यही तो सूत्र लगा रहे हैं कि घात पहले लिख दो, 1 कम कर दो। तो घात 1 है तो 1 पहले लिख दिया, इंटू x लिख के उसमें से 1 कम करो, 1 में से 1 कम करोगे कितना आएगा, 0। 1 में से 1 कम किया 0, तो किसी संख्या पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी 1 × 1 यानी 1 आएगा। यानी y बराबर x है तो dy/dx 1 हो जाता है। ये भी एक नियम की तरह मान लें, सूत्र नहीं लगाना पड़ा करेगा कि यदि y बराबर x है तो उसका 1 हो जाता है। तो dy/dx कितना हो जाता है बच्चों, 1। ये 5वां पॉइंट बना लें। इन बातों को ध्यान रखना, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब x के संग कुछ हो तब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, अभी क्या बताया था, वेरिएबल के संग अगर कांस्टेंट है तो संग में बना रहेगा। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर 3x हो तो 3 को तो संग में आ गया, वेरिएबल का संग पकड़ लिया, बच जाता है। अकेला 3 होता तो 0 हो जाता, लेकिन उसने किसका संग पकड़ लिया, वेरिएबल का, वेरिएबल से आगे चिपक गया। यानी अब किसी भी माई कलाम में इतनी दम नहीं है कि वो उसको खत्म कर सके, शून्य कर दे, क्योंकि अब उसने किसको पकड़ रखा है, चर को, वेरिएबल को। तो क्या नियम बताया था कि जहाँ है जैसे कि तैसा वैसा ही रहने दो, मत छेड़ो। तो 3 ही रहा, किसका करोगे, x का, इंटू x का अवकलन अभी मैंने बताया, x का कितना होता है 1, तो 3 × 1 तो कितना आ गया। आगे बात समझ। तो इस तरीके से बच्चों इतनी नॉलेज से आप इसी टाइप के कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद है कि अवकलन समझ में
आ गया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल अभी कराए देता हूँ। हाँ तो बच्चों, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इनका, जिससे कि आपको आगे दिक्कत न हो। अभी जो कुछ हमने बताया बच्चों, देखेंगे y बराबर fx है, ठीक है। तो अवकलन जब करते हैं x के सापेक्ष तो हमें क्या मिलता है, ऑपरेटर अवकल गुणांक dy/dx। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि y जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं d/dx। अभी बताया x की घात n हो तो इसका अवकलन कितना हो जाता है, n x की घात n-1। d/dx अगर अकेला कांस्टेंट है c तो होता है 0। d/dx अगर वो कांस्टेंट किसी x के फलन के साथ लगा हुआ है तो कांस्टेंट वही रहता है और इसका अवकलन हो जाता है du/dx हो जाता है। अगर अवकलन हमें दो पदों का करना है, सॉरी u और v का, जहाँ u और v क्या हैं, x के फलन हैं, तभी तो x के सापेक्ष कर पाओगे। तो कितना मिलेगा, दोनों के अवकल गुणांकों के जोड़ के बराबर ही होगा, प्लस dv/dx। और du/dx अकेले x का कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बच्चों, 1। और अगर इस x के संग कोई कांस्टेंट लगा है, ये बात ध्यान रखना, cx हो तो x का 1 हो गया, लेकिन नियतांक संग में रहता है तो c। इतनी बातों से ही आपका हो गया कल्याण और आप सीख गए अवकलन, इतना जितना कि आपको इस पाठ में सवालों को हल करने के लिए ज़रूरी था। तो बच्चे यहीं पर इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे और भी जानना चाह रहे हैं, तो जो बच्चे केवल इतना ही पढ़ना चाहते हैं कि हम फिजिक्स के सवाल हल कर लें, वो केवल इतना ही पढ़ें। लेकिन जो बच्चे अतिरिक्त सूत्र भी चाहते हैं, इनके अलावा भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो इसका आपका फंक्शन आ जाए sin x आ जाए, sin x, तो sin x का हो जाएगा cos x। अब 2 sin x आ जाए तो 2, ये तो वेरिएबल हो गया sin x, अब वो नियम ये भी लगेगा, 2 sin x आ गया तो 2 रहने दीजिए और sin x का कर दीजिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आ जाए कि d/dx 3 sin x, बताओ कितना होगा। तो बच्चों 3 तो कांस्टेंट है और इसके संग आ गया तो 3 तो 3 रहा और sin x का हो गया cos x, तो 3 cos x हुआ। ऐसे चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो d/dx cos x का कितना होता है, वीडियो इतना लेंदी हो रहा है, ये अतिरिक्त बता रहा हूँ जो बच्चे कुछ थोड़ा अलग से और सूत्र चाहते हैं। cos x का माइनस sin x। ओके बच्चों, d/dx 10x sec स्क्वायर x, d/dx cot x माइनस cosec स्क्वायर x, d/dx cosec sin cos tan cot, हाँ sec पहले, sec का करना हो क्रम से ही चलना है, sec x का करना हो अवकलन तो sec x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, sec x का sec x tan x, cosec x हो तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए। और कुछ चरघातांकी पदों की बात कर लेते हैं। d/dx e की पावर x, इसका रहेगा e की पावर x ही रहेगा। d/dx log x आधार e, ये हो जाता है 1/x। इस टाइप के बहुत सारे सूत्र हैं बच्चों, गुणा का सूत्र है, भाग का भी सूत्र है, तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, यहीं तक अपनी बात, यहीं तक संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि आधी छोड़ सारी को भागे आधी मिले न सारी का। सबके पीछे क्यों भाग रहे होगी, गणित में पढ़ते रहना आपने। हमारा काम इतने से हो जाएगा बच्चों, और हम उस सवाल को हल कर सकेंगे जो मैंने यहाँ लिखा था। उस सवाल को और हल कराता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अवकलन, 1-2 मैं अवकलन उदाहरण से करके बता देता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, कुछ सवाल हल करके। लेकिन बच्चों अभी मैंने स्क्रीन पर देखा वीडियो बहुत लेंथी हो गया,
तो आज केवल इतना ही, पहले इतना सीख लो, फिर कल आपका रिवीजन करा देंगे। और यहाँ जो सवाल लिखा था फिजिक्स का मैंने, जिसमें वेग और त्वरण और प्रारंभिक वेग पूछा है, वो भी तभी कर लोगे जब एक परफेक्ट हो जाओगे अवकलन करने में। तो कल मैं फिर थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, अगले लेक्चर में कुछ सवाल कराऊंगा। जब अभी तो आपने नियम सीख लिए, मैं कई सवाल कराऊंगा तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल डूब जाओगे कि अवकलन कैसे करते हैं, और फिजिक्स का हर सवाल कर लोगे। तो बच्चों मिलते हैं कल अगले लेक्चर में इसके रिवीजन के साथ और फिजिक्स के उस टाइप के आंकिक प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।